आज अध्याय 4 की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस। तो सदिश विश्लेषण में हम देखेंगे, हमने इससे पहले भौतिक राशियां पढ़ी। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, सदिश तथा अदिश राशियां। तो थोड़ा सा हम इसको यदि देखें सदिशों की आवश्यकता हमें पड़ी क्यों, तो देखें इधर लिख लें सदिश राशि और इधर लिख लें अदिश राशि। अदिश राशि तो जैसा कि हम देखते हैं कि जब किसी गोले का हम द्रव्यमान देखें, मान लेते हैं गोले का हमने वेट किया, उसका द्रव्यमान निकला 4 kg, उसका द्रव्यमान है 4 kg, किसी गोले का द्रव्यमान। तो यह बात अपने आप में सफिशिएंट है ना, अपने आप में कंप्लीट है कि किसी गोले का हम द्रव्यमान देखेंगे तो 4 किलोग्राम देखेंगे। इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है कि इस दिशा में या फिर इस दिशा में या ऊपर या नीचे। गोले का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, उसको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। मतलब गोले का द्रव्यमान 4 किलोग्राम, ये जो क्वांटिटी निकल के, जो परिमाण निकल के आया, ये गोले के द्रव्यमान के लिए सफिशिएंट है। फिर इसी तरह जैसे हम कहें कि मैं प्रतिदिन सुबह 1 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करता हूं तो 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता हूं, तो इसमें भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मॉर्निंग वॉक किसी भी दिशा में मैं करता हूं, ठीक है। तो इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। फिर और कुछ देख सकते हो, जैसे कि दैनिक जीवन में और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें हमें परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं। तो ऐसे राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, केवल संख्यात्मक मान से वह राशि पूरी परिभाषित हो जाए, संख्यात्मक मान और अपने मात्रक से। जैसे मैंने लंबाई की बात करी, 5 मीटर कोई व्यक्ति है, वह 5 मीटर चलता है। अब 5 मीटर चल रहा है मीन्स इस डायरेक्शन की बात नहीं की गई, 5 मीटर चल रहा है वो, तो ये कैसी क्वांटिटी है? अदिश राशि है जिसमें 5 उसका परिमाण है तथा m या यूनिट या मात्रक है उसकी। अब बात करें सदिश राशि की, तो बात समझ आई। सदिश में क्या होगा? केवल और केवल परिमाण। 4 क्या है? 4 किलोग्राम परिमाण है, केवल और केवल इसमें मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब अदिश राशि में केवल और केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है मीन्स परिमाण होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण होता है। अब सदिश राशि की बात करें, सदिश की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जैसे कि कोई व्यक्ति चौराहे पर उतरा। अब मान लेते हैं वह चौराहे पर पूछ रहा है कि मुझे राम के घर जाना है, तो किसी ने कहा राम का घर यहाँ से 200 मीटर दूर है। तो 200 मीटर दूर क्या सफिशिएंट है? क्या कंप्लीट हो जाती है इंफॉर्मेशन यहाँ से कि 200 मीटर राम का घर है? यहाँ से बात सफिशिएंट नहीं होगी जब तक उसको डायरेक्शन नहीं बदलाया जाएगा, क्योंकि चौराहे पर 4 रास्ते हैं, तो या तो वह ईस्ट चले या वेस्ट चले या नॉर्थ या साउथ चले। इसके लिए एक डायरेक्शन होगा, उसका घर किसी ना किसी दिशा में जरूर होगा। तो उसके लिए जैसे किसी ने कहा कि वह ईस्ट में चले, 5 मीटर कहाँ चले? ईस्ट में, 5 मीटर ईस्ट में चले। तो ये जानकारी कंप्लीट है किसी चौराहे से राम के घर जाने की। जब तक उसमें हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे, दिशा नहीं बतलाएंगे, तब तक राम के घर पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा या ये बात इनकम्प्लीट रहेगी। तो 5 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, 5 है ना, परिमाण हो गया। और ईस्ट क्या हो गया? दिशा हो गई, डायरेक्शन दिशा। तो बात समझ आई। हमें क्या क्या चाहिए? अदिश राशि के लिए केवल परिमाण चाहिए और सदिश राशि के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक है। अब आगे देखें तो इनमें अंतर लिख सकते हैं हम, सदिश और अदिश राशियों में अंतर देखें तो यहां पे हमने लिख लिया सदिश राशि और यहां हमने लिख ली अदिश राशि, या अदिश लिख लो पहले फिर सदिश लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी इसको लिखा जा सकता है। यहां पे हमने लिख लिया अदिश और यहां लिख लिया हमने सदिश। तो अदिश राशियां कैसी राशियां हैं? वे राशियां जिनमें केवल और केवल परिमाण हो, जिनमें केवल और केवल परिमाण हो
केवल परिमाण बताने से वह बात कंप्लीट हो जाए। जैसे किसी गोले का द्रव्यमान 4 किलोग्राम, तो गोले का द्रव्यमान 4 किलोग्राम होगा, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। ऐसी राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं और इसके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा, मतलब दोनों चीजें होंगी, परिमाण व दिशा दोनों चीजें होंगी। परिमाण के साथ साथ दिशा मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें होंगी। और सदिश राशि हमेशा सदिश योग के नियम का पालन करती है। मतलब ये क्या होगा, सदिश योग के नियम का पालन करे, सदिश योग के नियम का पालन करे। यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, उसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन वह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, तो वह राशि सदिश राशि नहीं होगी। कहने का मतलब कि ये एक आवश्यक प्रतिबंध है। कैसा प्रतिबंध है? आवश्यक, नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक प्रतिबंध है ये, कि उसमें परिमाण और दिशा तो हो सदिश राशि में, लेकिन परिमाण और दिशा के साथ साथ वह सदिश योग के नियम का पालन भी करे। ये बिल्कुल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन है। नंबर है अदिश राशि का, इन्हें सामान्य बीजगणित नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जा सकता है। सामान्य बीजगणितीय नियम जो कि आप पढ़े हैं, जोड़, सामान्य, तो इन्हें सामान्य बीजगणित नियम से जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा और भाग भी कर सकते हैं। लेकिन इसे सामान्य बीजगणितीय नियम द्वारा, इसे सामान्य बीजगणितीय नियम द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें वेक्टर है, क्योंकि ये सदिश राशियां हैं, क्योंकि इनमें दिशा होती है, क्योंकि इनमें दिशा होती है, इनमें दिशा होती है, एक डायरेक्शन होता है। इसलिए इसे सामान्य बीजगणित नियम के द्वारा जोड़, घटा, गुणा या भाग नहीं कर सकते। जैसे कि हम अदिश राशियों में बात करें सामान्य बीजगणितीय नियम में जोड़ की, जैसे मैंने कहा कि 2 किलोग्राम चावल है और 3 किलोग्राम शक्कर है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्वांटिटी कितनी बन गई? 5 किलोग्राम। वेट कितना हो गया हमारे पास? टोटल 5 किलोग्राम। कोई व्यक्ति है वह 5 मीटर चलता है, फिर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, फिर उस दूसरे पॉइंट से किसी और पॉइंट तक चलता है वह, या तीसरे पॉइंट तक चलता है 6 मीटर, तो टोटल कितना चला? 11 मीटर। तो मतलब कहने का कि अदिश राशियों को हम सामान्य बीजगणित नियम से जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें केवल और केवल परिमाण होता है, केवल और केवल नंबर होता है, नंबर को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक चीज है कि 6 मीटर को आप 6 किलोग्राम से नहीं जोड़ सकते, आप नहीं जोड़ सकते इनको, है ना, इसका एडिशन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जोड़ने के लिए मात्रक एक समान होनी चाहिए, यदि मात्रक समान है तो ही जुड़ेगा। जैसे 6 न्यूटन को 6 किलोग्राम से या 6 मीटर से या 6 केल्विन से हम नहीं जोड़ सकते। बात समझ में आ रही है? तो केवल और केवल परिमाण जुड़ते हैं, यदि मात्रक समान है तो परिमाण आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब अदिश राशियों को सामान्य बीजगणित नियम से हम जोड़ सकते हैं, घटा, गुणा या भाग कुछ भी कर सकते हैं। और इसे सामान्य बीजगणित नियम द्वारा नहीं जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग नहीं किया जा सकता इनका। जैसे हम देखें कि मान लेते हैं कोई वस्तु है, वह इस पॉइंट से चल रही है इस पॉइंट तक, कितनी दूर? 4 मीटर चल रही है। एक डायरेक्शन बता दिया हमने कि इस पॉइंट से चल रही है इस पॉइंट तक 4 मीटर। फिर यह वस्तु पलट के इधर आती है 3 मीटर तक, मतलब यहां से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहां पे देखें प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये, इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, फिर यह बी बिंदु से वापस जा रही है ये बिंदु सी तक।
तो प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए से चल रही है वह कहां तक, बी तक। अब जब बी से वह वापस हो रही है तो प्रारंभिक बिंदु ये हो जाएगा और अंतिम बिंदु ये हो जाएगा। मतलब यहां देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस तो हमने निकालना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हमने निकालना बता दिया है। कैसे निकालेंगे, यदि ये टोटल 4 मीटर है और वापस उसी दिशा में 3 मीटर आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट कितना माना जाएगा, 1 मीटर। कितना माना जाएगा, 1 मीटर। केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु का हम देखते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, दिख रहा है। डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल 1 मीटर है। फिर यदि कोई वस्तु या कोई कण यहाँ 4 मीटर तक चल रही है, फिर इसके बाद इससे इस बिंदु पर गई 3 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब एक सरल रेखा में चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा इसका निकलेगा 7 मीटर। फिर यदि ये वस्तु 4 मीटर ऐसे चल रही है सीधे, फिर ऐसे चली गई 3 मीटर ऊपर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा इसका, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है। न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। और ये न्यूनतम दूरी कहाँ निकलेगी, यहाँ पे इस दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन, इस न्यूनतम दूरी को। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाएगा, ये समकोण बनेगा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया। ये समकोण त्रिभुज हो गया तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, मतलब 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग अंडर रूट में, तो 4 चौके 16, 3 त्रिकाई 9, कितना आ गया 25 मीन्स 5। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना निकला, यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। तो देखो जब हमने इसको बीजगणित से जोड़ा तो इस कंडीशन में जब वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रही है फिर उसी दिशा में वापस आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट निकला 1 मीटर। जब वस्तु एक स्ट्रेट लाइन पर 4 मीटर चलती है फिर 3 मीटर उसी लाइन पे आगे और चलती है तो डिस्प्लेसमेंट निकला 7 मीटर। फिर जब वस्तु एक समकोण बनाते हुए ये दूरी ट्रेवल करती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकला 5 मीटर। मतलब अलग अलग स्थितियों पर स्थितियां चेंज हो रही हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। मतलब इन्हें सामान्य बीजगणित नियम से हम नहीं जोड़ से घटा सकते, इनके लिए सदिशों का अलग से योग नियम बना है, उसको भी आगे पढ़ेंगे। तो इसको राइट कर लें इन चीज़ों को। इसके बाद चौथा नंबर बता दें इसका। एक चौथे नंबर में आपको लिख देना है, इसको आपने लिख लिया। चौथे नंबर में क्या लिख देना है कि अदिश राशि कौन कौन सी होगी, सदिश राशि कौन कौन सी होगी। तो अदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि किसे कहेंगे, जैसे दूरी है, चाल है, समय है, क्षेत्रफल है, ये सब क्या हैं, अदिश राशियां हैं। इनको बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। और सदिश राशियों में हमने देखा है क्या, विस्थापन, वेग, त्वरण, मंदन, विस्थापन, वेग, त्वरण, मंदन आदि बहुत सारी सदिश राशियां हैं, बहुत से हैं। तो इसको हम आदि लिख सकते हैं, इसमें भी लिख दें आदि। ठीक, तो ये हो गया सदिश और अदिश राशियों में अंतर। सदिश राशियों के क्या क्या गुण हैं और अदिश राशियों के क्या क्या गुण हैं, इन गुणों के बारे में हमने चर्चा की। अब हम देखेंगे सदिश का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। सदिश का निरूपण, सदिश को हम निरूपित कैसे करेंगे ये चीज हमें देखना है। सदिश का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो सदिश को निरूपित करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तीर युक्त रेखा खींचते हैं। ये रेखा हो गई कैसी रेखा, तीर युक्त रेखा। इसमें जो ये वाला बिंदु होता है जो कि प्रारंभिक बिंदु होता है, जिसको इनिशियल पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु या पुच्छ या टेल कहते हैं, तथा इसे क्या कहते हैं, अंतिम बिंदु। इसको हमने दे दिया नाम O, इसको हमने नाम दे दिया P। इसे कहेंगे हम अंतिम बिंदु
अंतिम बिंदु या शीर्ष कहेंगे इसे। शीर्ष क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तीर लगा है, इसको हेड मान सकते हैं, शीर्ष, शीर्ष कह सकते हैं इसे। ठीक, बात समझ आई? तो ये है टेल और ये है हेड। और सदिश को निरूपित कैसे करेंगे? एक तीर युक्त रेखा से। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु 5 मीटर पूर्व की ओर चल रही है, 5 मीटर, तो हम स्केल, जो हमारे पास स्केल है, उससे मान सकते हैं 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर मान सकते हैं। तो यहां पे देखिए 1 सेंटीमीटर, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, मतलब ये 5 सेंटीमीटर तक, 5 मीटर कोई वस्तु चल रही है। कहां? 5 मीटर चल रही है ईस्ट में, 5 मीटर चल रही है ईस्ट में। अब सदिश है तो दिशा आ जाएगी। तो 5 मीटर ईस्ट में चल रही है कोई वस्तु, तो 1 सेंटीमीटर को हमने मान लिया 1 मीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर की लंबी रेखा हम ऐसे खींच देंगे तो सदिश का निरूपण हो जाएगा, है ना। 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा हम खींच देंगे तो सदिश का निरूपण हो जाएगा। लेकिन क्या हम हर बार ऐसे ही पैमाना मान के और सदिश का निरूपण करेंगे? नहीं, हम हर बार पैमाना नहीं मानेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो बिंदु होते हैं, जो प्रारंभिक बिंदु होता है, अंतिम बिंदु होता है, उन दोनों बिंदुओं के ऊपर ऐसे वेक्टर बना देते हैं। या फिर कभी कभी हम सदिश को कैपिटल ए के ऊपर वेक्टर, कैपिटल बी के ऊपर वेक्टर, कैपिटल सी के ऊपर वेक्टर, इसके द्वारा भी हम निरूपित करते हैं। सदिश का निरूपण ऐसे किया जाता है। तो बात समझ आई सदिश के निरूपण की। अब जैसे 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर हुआ और चला कितना? टोटल 5 मीटर। किधर चला? ईस्ट में चला, टोटल 5 मीटर ईस्ट में। तो यहां पे देखें 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट, हमको इसको क्या लिखेंगे? मान लेते हैं ए वेक्टर इक्वल है 5 मीटर ईस्ट। कोई व्यक्ति है जो कि 5 मीटर पूर्व की ओर चल रहा है, तो वह सदिश राशि हो जाएगी। वह कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि। तो 5 मीटर, 5 मीटर क्या है? 5 मीटर है इसका मैग्नीट्यूड, 5 मीटर है मैग्नीट्यूड, और ईस्ट क्या है उसका? डायरेक्शन या दिशा, डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण और डायरेक्शन मीन्स दिशा, परिमाण और ये हो गई दिशा। तो वेक्टर ए में क्या क्या होगा? यदि किसी को हम वेक्टर ए से दर्शाएं तो उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो हम इसको वेक्टर ए को लिख सकते हैं। परिमाण मीन्स वेक्टर ए का मॉड, परिमाण मीन्स वेक्टर ए का मॉड। और डायरेक्शन को यहां पे हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ए कैप, इसको पढ़ते हैं ए कैप, इसको पढ़ेंगे ए कैप, ऐसे लिखेंगे और ए के ऊपर ऐसे 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 चिन्ह बना देंगे तो ये बन जाएगा ए कैप। और ए मॉड को हम ए मॉड को लिखते हैं इक्वल ए, ए मॉड को ए लिखते हैं। और ए मॉड हमेशा हमें धनात्मक वैल्यू देती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि मॉड लगाने पर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो वह पॉजिटिव बन जाती है, जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। बात समझ आई यहां तक, है ना। तो सदिश ए के परिमाण को हम किससे लिखते हैं? सदिश ए का यदि हम परिमाण निकालें, ये सदिश ए है, सदिश ए का परिमाण क्या है? सदिश ए का परिमाण है मॉड ए। तो लिख सकते हैं सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण कितना? सदिश ए का परिमाण मॉड ए या ए, मॉड ए या ए। मॉड हटा देंगे, जब वेक्टर के साथ मॉड हटेगा तो लेटर बन जाएगा ए। और सदिश ए की दिशा, सदिश ए की दिशा देखें तो सदिश ए की दिशा कितनी है? सदिश ए की दिशा है ए कैप, दिशा कितनी है? ए कैप। बात समझ आई। तो यहां पे हम बात कर रहे थे कोई व्यक्ति है 5 मीटर ईस्ट में चल रहा है, तो इसको देखेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे दिशाएं बना लेते हैं। ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये दिशाएं होती हैं, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब किधर चल रहा है? 5 मीटर ईस्ट की ओर। तो कहां से चलेगा वह? ओरिजिन से चलेगा, मूल बिंदु से चलेगा। यहां से 5 मीटर हम ईस्ट की ओर ऐसे चले गए, 5 मीटर ईस्ट की ओर। तो ये 5 मीटर क्या है? यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का, वो हमें परिमाण देता है 5 मीटर। और ये जो दिशा बतला, ये जो दिशा खींची गई है वह पूर्व की ओर है, मतलब 5 मीटर पूर्व की ओर वह व्यक्ति चल रहा है। इसको ऐसे दर्शाते हैं। बात समझ आई। अब बात करते हैं स्थिति सदिश की। और ए कैप को हम लिख सकते हैं, यहां से ए कैप का यदि मान निकालना चाहें तो ए कैप कितना होगा? वेक्टर ए
वेक्टर ए डिवाइड बाई वेक्टर ए का मॉड, ए कैप की वैल्यू, ए कैप की वैल्यू, बाकी आपको उपयोगिता ज़्यादा इसकी पड़ने वाली है। ठीक, अब बात करें स्थिति सदिश की, पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश, स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर। तो स्थिति सदिश है क्या? स्थिति सदिश है क्या? तो पोजीशन वेक्टर का मतलब यह है कि मूल बिंदु से जो पॉइंट है उसकी पोजीशन कहां है तथा डायरेक्शन किधर है। स्थिति सदिश के लिए हम एक्सिस बनाते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो कोई मान लेते हैं यहां पर कोई कण है P, तो वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है उसकी डिस्टेंस देखते हैं। तो ये परिमाण हो गया है ना, ये जो लंबाई है वह क्या बतलाएगी हमें, परिमाण। तो कितनी डिस्टेंस पर है तथा किस दिशा में है, ये हम कहां से देखते हैं, मूल बिंदु से देखते हैं। मूल बिंदु को हमने दे दिया O, तो मूल बिंदु से कितने डिस्टेंस पर है तथा उसका डायरेक्शन किधर है, ये हम देखते हैं स्थिति सदिश में किसी कण का या किसी वस्तु का। तो हम जानते हैं कि एक्स अक्ष के सापेक्ष स्थिति सदिश एकक सदिश आई कैप होता है, वाई अक्ष के सापेक्ष एकक सदिश जे कैप होता है। तो ये बिंदु P है, तो यहां पर निर्देशांक होंगे, किस तल पर है, एक्स वाई तल पर है। तो कार्तीय निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स कामा वाई। इसको यहां से मिला देते हैं, तो यहां पे मिलाया मतलब हमने लंब डाला, ये बन गया समकोण। तो यहां पर एक्स अक्ष पर कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप, और वाई अक्ष पर इसका सदिश स्थिति सदिश हो जाएगा वाई जे कैप। एक्स अक्ष पर एक्स आई कैप, वाई अक्ष पर वाई जे कैप। तो अब डिस्टेंस क्या हो गई, ओपी, या विस्थापन हम कह सकते हैं ओपी, इसको आर वेक्टर भी लिखते हैं। तो ये ओपी वेक्टर इक्वल आर वेक्टर इक्वल, जब स्थिति सदिश लिखेंगे तो स्थिति सदिश ऐसे आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। स्थिति सदिश कैसे आएगा, एक्स आई कैप में से वाई जे कैप को ऐड कर देंगे तो हमें स्थिति सदिश मिल जाएगी। ये है पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। अब यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालें, परिमाण निकालें, तो परिमाण कैसे निकालेंगे, ओपी वेक्टर का मॉड मीन्स आर वेक्टर का मॉड। मॉड कैसे निकलेगा, ओपी का मान निकालना है। ओपी का मान ये समकोण बना रहा है, तो ओपी का मान कितना हो जाएगा, ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होगा, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण मीन्स ओपी का वर्ग बराबर आधार का वर्ग कितना है, मतलब एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग। इसमें एकांक सदिश को हटा देंगे क्योंकि हम परिमाण की बात कर रहे हैं, तो एक्स आई कैप जे कैप को हटा देंगे क्योंकि ये एकक सदिश हैं, दिशाएं हैं। तो ओपी इक्वल कितना हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ओपी वेक्टर मीन्स आर वेक्टर मीन्स ओपी मीन्स आर। बात समझ आ रही है। वेक्टर हटा देंगे, वेक्टर लगा के मॉड लगाएंगे तो वेक्टर हट जाएगा मॉड के साथ, और वैल्यू हम उसको आर भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई। परिमाण हम ऐसे याद करेंगे, ओपी इक्वल या ओपी का या ओपी वेक्टर का मॉड, या आर का या आर वेक्टर का मॉड। अब यहां पे क्या करो, एक्स और वाई हटा दो, कोई नंबर ले लो, एक्स वाई हटा के कोई नंबर ले लेते हैं। हमने ले लिया 3 और 4 नंबर हमने ले लिया। तो मान निकाले ओपी सदिश, यदि कोई एक स्थिति सदिश पूछे कि बिंदु P पर कण की स्थिति 3, 4 है, तो स्थिति सदिश बतलाइए। तो स्थिति सदिश कितनी हो जाएगी, ओपी इक्वल, अब यहां पे क्या हो जाएगा 3i कैप और 4j कैप, क्योंकि एक्स वाई के फॉर्म पे है, कार्तीय निर्देशांक इसका एक्स वाई है, एक्स के प्लेस पर 3, वाई के प्लेस पर 4। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3i कैप
प्लस 4j कैप। अब परिमाण कोई पूछे तो ओपी वेक्टर का परिमाण मीन्स ओपी इक्वल कितना हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 मीन्स 25 का रूट कितना आएगा 5, 25 का रूट 5। अब मान लेते हैं यहां पर तीन एक्स वाई जेड 3 तल हो गए, एक्स वाई और जेड, तो एक तल और बनाएंगे, ऐसे एक तल यहां पे और बन जाएगा, ये हो जाएगा जेड अक्ष हो जाएगा। अब इसके निर्देशांक और बदलेंगे, मान लेते हैं 4 3 एंड 2 हो गया, तो यहां पे कितना हो जाएगा 2 आई कैप जे कैप और जेड अक्ष पर क्या आएगा के कैप, जेड अक्ष पर के कैप। अब इसके मान निकालो तो ओपी वेक्टर का मॉड कितना निकलेगा, ओपी वेक्टर पहले स्थिति सदिश लिख दो, तो स्थिति सदिश कितनी हो जाएगी, पहले एक्स अक्ष के अनुदिश स्थिति सदिश 3i कैप, वाई अक्ष के अनुदिश स्थिति सदिश 4j कैप, जेड अक्ष के अनुदिश एकक सदिश 2k कैप, फिर परिमाण निकाल दो, मतलब ओपी वेक्टर का मॉड कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 का स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 16 4 20, 16 4 20 9 29, मॉड कितना निकला, परिमाण कितना निकला, ओपी इक्वल रूट 29। ये क्या निकल गया परिमाण, ये क्या निकल गया परिमाण या मैग्नीट्यूड, और ये क्या निकल गया पोजीशन वेक्टर, ये क्या निकल गया पोजीशन वेक्टर। अब यहां पे मान लो कहीं पे हम इसको -3 ले लेते हैं, इसको -3 ले लेने पर क्या हो जाएगा, यहां पे वैल्यू केवल माइनस की हो जाएगी, बाकी जब -3 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगी। फिर मान लो यहां पे हमने माइनस कर लिया -2, तो ये प्लस ना हो करके यहां पे माइनस हो जाएगा और बाकी वैल्यूज वही रहेगी। मतलब यहां पे प्लस माइनस का जो साइन है वह पोजीशन वेक्टर के लिए लागू होता है, परिमाण के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि परिमाण में जब हम स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर चाहे तो 2 का स्क्वायर करें चाहे -2 का स्क्वायर करें, रिजल्ट हमें 4 ही आने वाला है। z का स्क्वायर, z की वैल्यू चाहे -4 हो चाहे 4 हो, इस z का स्क्वायर z की वैल्यू 4 हो या -4 हो, वैल्यू हमें 16 ही मिलने वाली है। तो बात समझ आई। तो आज हमने जाना सदिश और अदिश, हमें सदिशों की आवश्यकता क्यों पड़ी, सदिश को निरूपित कैसे करेंगे तथा स्थिति सदिश। यहीं पे बात क्लोज करते हैं, कल आगे सदिश योग का नियम देखेंगे। धन्यवाद।